आज इस क्लास में हम लोग एनालिसिस देखेंगे। तो हाउ वाज योर डे? कैसा रहा दिन आप लोगों का? बहुत अच्छा सर। हम्म। कितने घंटे पढ़ाई रही आज आप लोगों की? 10 आवर सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी नाइस। बाकी लोगों की पढ़ाई कैसी रही आज? ठीक है, शुरू करते हैं आज हम लोग। तो आज जैसा हम लोग एसडब्ल्यूसी में आज यूट्यूब पे बात कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आज यूपीएससी में जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का मेंस का पेपर था। ये आपकी स्क्रीन पर है सामने। राइट। तो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। गुड। तो आज मैंने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए थे आप लोगों से। तो अब आप ये देखो कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार इस पेपर को देखने से ना आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यूपीएससी में जो एसडब्ल्यूसी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। राइट। अब यहाँ पर मैं इसको रीड कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 आया है पेपर 2 में, जिसे हम लोग पॉलिटी कहते हैं। इज द राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट? क्योंकि ये क्यों आया था, अब ये क्वेश्चन आप शायद लिखते जाओगे, सब लोग लिखोगे तो बड़ा मजा आएगा। ये बड़ी अच्छी डिबेट होने जा रही है, बड़े ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, तो अब इसको बड़े ध्यान से समझते जाओ। कह रहा है कि इज द राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट? डिस्कस द पोजीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल अंडरटेकिंग द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। कैन इट आल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ वोटर? अब क्या था ये क्वेश्चन? क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की परिस्थिति की विवेचना कीजिए, क्या वो निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है? पता है ये क्वेश्चन क्यों आया था, कब आया था? जब एसआईआर हुआ, तो बंगाल के चुनाव से पहले आपने देखा होगा, तो वहां पर यह बात आया कि क्या वोट देने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। इस पर ये सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे, कपिल सिब्बल पहुंचे, अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे, बहुत से जो है एक्टिविस्ट पहुंचे। कई लोगों के नाम इलेक्टोरल उससे काट दिए गए। आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके ऊपर, ज्ञानेश कुमार के ऊपर खूब आरोप लगाया, उन्होंने भी जवाब दिया। याद है किसी को ये सब कुछ हो रहा था उस समय? आपको मैं यहाँ के क्वेश्चन का रेफरेंस बताता जा रहा हूं। तो क्वेश्चन में 3 पार्ट रखे गए हैं, बड़े ध्यान समझना। इज द राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट? यहीं पर जब इज द राइट पूछ रहा है, तो उसने आपकी अतड़ी निकाल ली कि क्या मताधिकार, यानी कि आपको सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी ना, बड़े ध्यान से सुनना और प्लीज राइट इट। आज आपको एसडब्ल्यूसी की पावर पता चलेगी कि जो मैं एसडब्ल्यूसी पढ़ा रहा हूं, केवल यही एक क्लास आपको प्रीलिम्स, ये पूरा पेपर आप उसी से सॉल्व कर लेंगे। मेरे कई बच्चों का मैसेज आ गया कि सर जो आपने पढ़ाया था, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आया है। अब जरा ध्यान से देखो, कह रहा है कि अब मताधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो यहां पर बात आई, जब वहां कपिल सिब्बल ने फाइल किया था, सबने फाइल किया था, तो बोला ये तो फंडामेंटल राइट है। तो वहां पे एक जजमेंट आया था कि आखिर ये मत देने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, लेकिन कौन मत दे रहा है? भारत का नागरिक दे रहा है। तो इसको सिटीजनशिप के साथ पढ़ा गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, पहला क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं पे था, डिबेट आया था। डिस्कस द पोजीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया व्हाइल अंडरटेकिंग द रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो कह रहा है कि इसमें जो चुनाव आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थिति की विवेचना कीजिए कि वो जो एसआईआर को कर रहा है, वो जो स्पेशल इन्वेस्टर रिवीजन जो हो रहा है वो क्या है, लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो कह रहा है इसमें उसकी पोजीशन बताइए, क्या है उसकी पोजीशन। कैन इट ऑल्सो एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ सिटीजनशिप? अब देखो ऊपर जो बात लिखी थी, मैंने कहा ना सिटीजनशिप के साथ इसको पढ़ा गया था कि क्या ये भारत के नागरिकों, यानी कि क्या नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है, क्या चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है। ये पूरे की पूरी चीज फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, याद है आप लोगों को? अब आप यस देखिए सर। कि अगर आप न्यूज़पेपर को अपना हार्ड बना ले, कोर बना ले ना, बाकी सब चीज बाद में रखें। बोले कि न्यूज़पेपर उठाएंगे, इस क्लास से हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इस क्लास से हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, इस क्लास से हम बियर एक्ट पढ़ेंगे। आप लोग करते हैं कि साहब हम पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम फले ये पढ़ेंगे, हम ढकाना ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाके न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। इसीलिए 99% बच्चे मात्र इसी वजह से फेल होते हैं। यूपीएससी में जो सक्सेस रेशियो है वो 0.98 के नीचे है, 1% भी नहीं है। उसका रीजन यही है कि हमें सिखाया जाता है, जैसे आप लोगों ने भी कई बार काउंसलिंग में सुना होगा, सर एनसीईआरटी पढ़ ले तो हो जाएगा क्या? अब बताओ कौन सी एनसीईआरटी, कौन सी एनसीईआरटी, कौन से लक्ष्मीकांत इस सवाल का जवाब दे सकता है? ईमानदारी से मुझे बताना।
क्योंकि ये सवाल कहीं पर किताब के रूप में मेंशन नहीं, किताब तो एक फ्रेमवर्क तैयार करती है, ये एक डिबेट से निकल कर आया। जब एसआईआर का केस हुआ, लोगों ने एसआईआर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उसको सुना और सुनकर निर्णय दिया, डिबेट हुई, अखबारों में लगातार 1 to 1 क्वेश्चन आते रहे, और फिर वो डिबेट जिस स्टूडेंट ने पढ़ी, देखी, समझी, उसके लिए बहुत आसान हो गया। ये लगातार डिबेट चल रही थी, लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा था। एक चीज आप ध्यान से देखिए, जब पेपर 1 से लेकर अभी तक मैं आया हूं, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई डिसीजन हो रहा है, यस या नो बताना मुझे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी डिसीजन जब हो रहा है, कुछ भी बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जहां बैठी है, आपने देखा होगा पेपर में भर भर के क्वेश्चन आए हैं। एक आपको पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पे बात हो रही है। अब आप इसके बारे में आप समझिए कि क्या है, आपको पैटर्न पता चल रहा है, कुछ पैटर्न लिखते जाइए, आगे न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो ये तो डिबेट महीनों चली थी, और उठा के सीधे उसको क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन बना दिया। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन करके एक पार्ट आता है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहां पे रखा हुआ था, डायरेक्टली रखा है। तो अगर आप में से जो भी भाई बंधु यहाँ पे बच्चे हैं जो मेरे साथ, अब तो आपको पता है कि मैं जो मेंटरशिप में, एसडब्ल्यूसी मैंडेटरी है, तो जो लोग मेरे साथ मेंटरशिप में आगे जाएंगे, वो उनके लिए तो न्यूज़पेपर, अभी मैं इसको और डीप में ले, अभी जैसे ये पढ़ा रहा हूं, अभी मैं इसको और क्लासेस बढ़ाऊंगा, इसमें और न्यूज़पेपर जोड़ूंगा, धीरे 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 जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जैसे मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया, तो एनसीईआरटी में इस तरह से मैं बीटीएल पढ़ाता जाऊंगा, मजा आ रहा होगा उसमें, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब इसी यस तरीके सर। से अब मैं न्यूज़पेपर में और नई नई चीजें जोड़ूंगा। जैसे मान लीजिए द मिंट का एडिटोरियल उठा लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग सेगमेंट बहुत अच्छे आते हैं। जैसे जब आप जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस में, तो सी राजा मोहन का आर्टिकल आता है, बेस्ट आर्टिकल है आईआर के लिए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। तो आप धीरे धीरे मैं इसको और रिच करूंगा, यानी हम लोग सेंटर में उठाएंगे करंट अफेयर्स और वहां से जाएंगे बुक्स के अंदर। ये अगर आपने पकड़ लिया 1.5 साल, और अगर आपकी राइटिंग, आंसर राइटिंग आपकी बहुत अच्छी है, अगर आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं, 1.5 साल के अंदर आप बहुत आराम से यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे, अगर ये मेथड। अब इस मेथड के लिए थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, घबराना नहीं, क्योंकि आदत पड़ी ना वो इतिहास में, चलो लिखो हड़प्पा सभ्यता, बचपन से आदत पड़ी हड़प्पा पे। यस सर। तो ये चीज आपको रोक रही है, वो एक्चुअली आपकी जो बैड प्रैक्टिस है वो आपको रोक रही है। जैसे कल वो स्टूडेंट पूरे टाइम पूछता रहा, मैं बिगनर हूं, बिगनर हूं, बिगनर हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा होल्ड करो कि भाई यूपीएससी में उतरे हो, अभी तक तुम तालाब में कूद रहे थे, छोटे से कुएं में कूद रहे थे, अब बड़े समुद्र में आ गए हो। चलो माइक ऑफ करो अपना सब लोग। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएसटी एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियां हैं, इनकी संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उपायों को सुझाएं। इस बार एक सबसे खास बात ये नजर आई कि एक ही क्वेश्चन में 2 से ज्यादा क्वेश्चन को इनपुट दिया गया है, यानी इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देना स्टूडेंट के लिए एक बहुत कठिन काम हो जाता है। एक क्वेश्चन एक टॉपिक पर नहीं पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को इनबिल्ड कर रहा है, ये बड़ी खास बात है। डू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक, अब ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, प्रोसेस एडिक्वेट इन फोर्स पावर। अब आपसे पूछ रहा है क्या इनके पास है कि वो सोशल इक्विलिटी यानी सामाजिक समानता को ला सकते हैं, पावर्स हैं उनके पास। सजेस्ट मेजर टू इनहेंस देयर इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, कि आप बताइए ऐसा क्या होना। अब जब ये सजेस्ट वाला पार्ट जो है ना, ये फिर आपको बताएगा हाल में क्या क्या हुआ, कौन से जजमेंट आए, कौन सी चीजें हुई। कह रहा है कि आप बताइए जो इंस्टीट्यूशन है, जो संवैधानिक संस्था है, इनकी प्रभावशीलता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर आप अपना सुझाव दीजिए। जो पहला पार्ट है उसमें अगर आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे गवर्नेंस का पार्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक चैप्टर है, उसमें आप बड़े आराम से उसका जवाब दे देंगे। लेकिन जब सेकेंड पार्ट में आएंगे, जब आप सेकेंड पार्ट में आएंगे, जो आपका सेकेंड पार्ट है, उसके लिए आपको जो भी साल भर में सरकार ने प्रोग्राम पॉलिसी इन मिनिस्ट्रीज ने चलाई, एनसीएसटी ने चलाई है, वो जो कार्य कर रहे हैं उनके, चाहे वो डिजिटल गवर्नेंस हो, चाहे डाटा कलेक्टिविटी हो, चाहे वो आंकड़े इकट्ठा करना हो, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से उन्हें आगे ले जाने का प्रोग्राम हो, आपको इन विभागों की, इन जो दोनों बॉडीज है, इनके प्रोग्राम एंड पॉलिसी पे नजर रखनी पड़ेगी।
तो आपको इसके लिए मैं सोर्स बता देता हूं, पीआईबी। तो पीआईबी की वेबसाइट पे अब इसको लिख लीजिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, लक्ष्मीकांत उठाना है हम लोगों को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो अपनी विज्ञप्तियां जारी करती हैं, जैसे प्रोग्राम एंड पॉलिसी। मैं सोर्स बता दे रहा हूं, देखो तीन अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन, चार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ चुकी है। अभी इससे पहले मैंने आपको, इससे पहला जो क्वेश्चन था ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है, यहां पर जो इससे पहले अभी सुबह मैंने क्लास डिस्कस किया था, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में यूपीएससी पूछा गया था, ऑल इंडिया सर्विस। इसके बाद अभी क्या हुआ, चुनाव आयोग पूछा गया, अब यहां पर एनसीएसटी और एनसीएससी पूछा गया है। क्लियर है? तो आप इसी तरह से संवैधानिक निकायों का एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उनको उठा लो, उनको लिस्ट बनाकर एक चिपका लो अपने जहां पढ़ाई करते हो, उनसे संबंधित जो भी मंत्रालय है, जो भी प्रोग्राम है, जो पीआईबी पे आते हैं, बस उन पे एक नजर मारते रहो, तो वहां पर ही आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे। ओके है? यस सर। यस सर अब जी। इसी के नीचे देखो, क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली समता मूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करती है? डज इंडिया ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी, कई बार मैंने इस पर चर्चा की है, रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन फॉर ए सोशली ग्राउंडेड एंड इक्विटी बेस्ड गवर्नेंस? जस्टिफाई योर आंसर। अब जहां पे लिख देते हैं जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफाई योर आंसर में अगर आप कंटेम्प्रोरी केस स्टडी नहीं दोगे, ये तुमसे ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी या ट्राइबल डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस नहीं पूछ रहा है। कह रहा है डज, जब किसी क्वेश्चन से पहले क्या लग जाता है, तो क्या मतलब कहता है कि मैं पॉजिटिव भी पूछ सकता हूं, नेगेटिव, क्या मतलब वो आपके ऊपर छोड़ रहा है। क्या से पता चलता है कि आप पॉजिटिव निगेटिव में कुछ भी उठा सकते हो। तो कह रहा है क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली समतामूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है? मतलब आपसे कह रहा है इंस्पेक्ट करो। पहले पार्ट में कह रहा है कि क्या करती है, हो सकता है करती हो सकता है ना करती हो, अब आपके ऊपर है आप किस तरह से सोच के हो। यहां पर आपको आंसर बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आंसर लिखना पड़ेगा। जब भी क्या या डस से शुरू होता है आप समझो फंसने वाले हो आप। फिर कह रहा है अपने उत्तर जो भी आप सोच रहे हो कि हाँ करती है नहीं करती है, कह रहा है औचित्य को स्पष्ट किया, जस्टिफाई योर आंसर। तो जस्टिफाई योर आंसर आप कैसे करोगे, आप जस्टिफाई कैसे करते हो? जैसे आप ऐसे समझो जस्टिफाई योर आंसर का मतलब क्या होता है। तो जस्टिफाई योर आंसर में जैसे मम्मी ने आपको पकड़ लिया, बोले तुम डब्बे के पास तुम ही खड़े थे, ये सारे लड्डू तुमने चुराए क्या? घर की बात बताओ ना, पिटे हो गए तुम लोग भी, हम लोग भी पिटे हैं। तो लड्डू तुमने चुराए क्या? तो तुमने कहा नहीं नहीं मम्मी मैंने लड्डू नहीं खाए। बोले लेकिन डब्बे के पास तो तुम ही किचन में घूम रहे थे, अब तुम बेचारे किसी तरह से फंस गए थे वहां पे। बोले तुम ही घूम रहे थे। तो मम्मी कहें, तुमने कहा नहीं मम्मी लड्डू मैंने नहीं खाए। बोले बताओ स्पष्ट करो। तो यहां तुम्हारे खड़े होने का औचित्य क्या था? तो आप साक्ष्य लाकर देते हो उनको, क्या देते हो, एविडेंस, कि मम्मी देखो भैया के कपड़े पे लड्डू लगा हुआ है या ये चीज लगी हुई है, भैया खा कर गए। तो धीरे से आप आके एविडेंस देते हो कि देखो बिस्तर पे चुप चुप के खा रहे थे, वो लड्डू के कुछ दाने गिर गए। और नहीं दे पाओगे तो क्या होगा, पिटोगे कायदे से। तो जब भी औचित्य की बात होती, जस्टिफाई योर आंसर, तो क्या होगा, कंटेम्प्रोरी एग्जाम्पल, आपको साक्ष्य देने पड़ेंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर में होने वाली घटनाओं पे, जो सरकार चला रही है प्रोग्राम पॉलिसी, प्रधानमंत्री की नॉर्थ ईस्ट योजना और तमाम तरह की पॉलिसी जो चल रही है, अगर आप उसके रेफरेंस में इसको नहीं लिखोगे तो आप अपना आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। देखो इसकी शुरुआत, चूंकि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, तो तुम्हें यस से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, भारत की जो ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी है, क्योंकि सरकार चला रही है पॉलिसी, तो वो सोशली ग्राउंडेड और इक्विटी बेस्ड गवर्नेंस की तरफ जा रही है, आप उसकी तरफ झुकाव करोगे। आप सुझाव दे सकते हो, अच्छा हो सकता है, लेकिन जब जस्टिफाई करोगे आंसर कि हाँ सरकार अच्छा कर रही है, सरकार की जो नीतियां, भारत की जो ट्राइबल पॉलिसी डेवलपमेंट पॉलिसी है अच्छी है, तो ये हो गया आदर्श। लेकिन कहेगा जस्टिफाई योर आंसर, तो हाल में आपको कम से कम 2 से 3 प्रोग्राम एंड पॉलिसी और उसके आउटकम को यहां लिखना पड़ेगा। ओके है? समझ रहे हो इसकी डेप्थ? तो अगर जी आज सर। से, अगर आप न्यूज़पेपर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए ना, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और अगर तुम लिख भी लोगे तो केवल वो फिलॉसफी होगी, वो भसड़ होगी, उसको 1 नंबर से ज्यादा वो नहीं देने वाला। खत्म है तुम्हारा खेल। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें से तुम्हें कोई लग रहा है कि किसी डायरेक्टली किताब से, लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र या जो है डीडी बासु, कहीं से आया है ये, एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन? अभी तक इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, कहीं से क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, हाँ या ना? नो। नो चाट लो, सर। लक्ष्मीकांत चाट लो तुम, जो है वो डीडी बासु पी जाओ घोल के पानी में, कहीं लग रहा है कि क्वेश्चन है? कोई बुक है जो रेफरेंस में तुम बता सकते हो, कोई कहा हाँ मैंने मेरे नोट से, मेरे बुक से आया है?
इट इज ओनली वन वे, दैट इज जो न्यूज़पेपर अच्छे से उसका डिसेक्शन कर सकता है एक एक खबर को। और मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं, मैं तो धीरे धीरे, जैसे ये सिस्टम आप लोगों ने फीडबैक दिया कि सर ये वाला जूम सिस्टम बड़ा अच्छा है, मेरे को भी देखो, मैं आराम से बैठा हूं, नहीं तो अभी खड़े होकर कमर दर्द होने लगती पढ़ाते पढ़ाते, पैर में दर्द होने लगता है इतनी रात तक बोलने में। अभी आराम से जस्ट डिनर किया, बैठ गया तुम लोगों के साथ। तो मैं तो दिन में दो दो तीन तीन पेपर करूंगा आप लोग साथ, जो लोग मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़ेंगे, आधे आधे घंटे बीच में कभी भी उठा के मार दूंगा पेपर। तो मैं तो तमाम तरह के न्यूज़पेपर पढ़ता रहता हूँ, उठाऊंगा और वहां पे डिस्कशन करूँ, क्योंकि एक ही द हिंदू अकेले नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पार्ट बहुत अच्छा आता है, मिंट में इकोनॉमिक एडिटोरियल बहुत अच्छे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा राम मोहन का आर्टिकल बहुत अच्छा आता है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग चीजें, इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत अच्छा जो करंट इकोनॉमिक्स उसके बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कई सेगमेंट है, पीआईबी में बहुत कुछ अच्छा आता है। तो मैं धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग अपना, आज मान के चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिस दिन तुमने अपना 50% टाइम डायनमोस्टैटिक को दे दिया, 50% टाइम, अगर आप 10 घंटे पढ़ो तो 5 घंटे, और डायनमोस्टैटिक, न्यूज़पेपर रीडिंग को नहीं, फिर से कह रहा हूं, नो नीड ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग, डायनमोस्टैटिक पढ़ो, काम की चीज उठाओ, उसको ले जाके बेस पे पटको, न्यूज़पेपर से बुक में जाना है, बुक से न्यूज़पेपर में नहीं जाना। पूरी यूपीएससी इंडस्ट्री ही उल्टी चलती है, उल्टी गंगा बहा के बैठे, पूरे साल भर वही घिस घिस के एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत चटाते रहेंगे, और लास्ट में करंट अफेयर्स की 15 दिन की क्लास चला देंगे। सामने तुम्हारे सामने दिखाई पड़ रहा है, सिंगल को स्टूडेंट बता दे कि हाँ किताब से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यूपीएससी मेंस का पेपर तो देख ही लिया होगा आपने, क्वेश्चन का नेचर भी देख लिया होगा, और अगर आपकी जो ऑर्थोडॉक्स किताबें हैं उनको जब आपने खोल के देखा होगा तो शायद एक भी सवाल का जवाब पूरी तरीके से दे पाने में आप सक्षम नहीं। कारण क्या है कि आप जिन किताबों पे रिलाय कर रहे हैं, यूपीएससी उससे बहुत आगे निकल चुका है। यूपीएससी का जो नेचर है वो डायनमोस्टैटिक हो चुका है, यानी वो करंट से बेस बना रहा है, डिबेट को समझने की बात कह रहा है, और कह रहा है कि इसको सब्जेक्ट के साथ जोड़कर बेसिक तैयार करो, यानी डायनमोस्टैटिक। इस चीज को समझाने के लिए एक ऐसी पावरफुल क्लास मेरी जो बहुत प्रसिद्ध रही है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार एसडब्ल्यूसी में आए हैं, वो मैं लेकर आ रहा हूं 20,000 का बैच मात्र 1,000 रुपए महीने में, केवल 100 स्टूडेंट के लिए एनिवर्सरी ऑफर में। बिल्कुल मत चूकिए, अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने यूपीएससी के लिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और वहां पर इसको तुरंत ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत में कुपोषण मात्र एक सार्वजनिक समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समता, मानव विकास एवं प्रभावी कल्याणकारी शासन के समक्ष भी एक गंभीर चुनौती। विवेचना कीजिए, विवेचना करिए। अब देखो, मॉल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज नॉट मेयरली अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न। तो मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषण का मतलब होता है कि व्यक्ति में स्टंटिंग, वास्टिंग, उसका या तो वजन नहीं बढ़ रहा है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, तमाम तरह की बीमारियों के लिए वर्नेबल हो जाता है। तो कह रहा है केवल पब्लिक हेल्थ कंसर्न नहीं है कि वो उसको बीमारियां हो जाएंगी, वो डिजीजेस हो सकता है। कह रहा है इट इज ऑल्सो अ चैलेंज ऑफ सोशल इक्विटी। अब सोशल इक्विटी का, जब इक्विटी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो अभी मैंने प्रियम्बल उस दिन डिस्कस किया था, वापस जाइए। तो कह रहा है कि वो जो हमने इक्विटी का कॉन्सेप्ट रखा था, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को, ये उसके साथ जुड़ा है कि नहीं। फिर कह रहा है मानव विकास, इकोनॉमिक्स में आ जाइए। और फिर तीसरी चीज क्या थी, इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस, जो हमने डीपीएसपी में रखा। 3 डायमेंशन पूछ रहा है तुमसे, 4 डायमेंशन पूछे। हेल्थ कंसर्न, देखो स्वास्थ्य का कंसर्न हो गया पहला। दूसरा, सोशल इक्विटी कहां रखा हमने, प्रियम्बल में। ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स में, मानव विकास। और इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस, यानी प्रभावी कल्याणकारी, कल्याणकारी राज्य बनने की अवधारणा कहां है, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। अब कह रहा है कि ठीक है, हेल्थ कंसर्न से छोड़ो, तुम बताओ इसको सोशल इक्विटी से कैसे जोड़ोगे, मानव विकास से कैसे जोड़ोगे, और इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस से कैसे। अब मुझे बताओ, भारत में अच्छी गुणवत्ता का भोजन डीपीएसपी में कहां डिस्कस है। आप कहानी नहीं लिख सकते, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन। जब सर वो कमजोर हो जाएगा तो सर मानव विकास नहीं कर रहे। मानव विकास का मतलब वो पूछ रहा है वो सूचकांक कहां है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स हो। तो इन इंडेक्सेस में भोजन से संबंधित, पोषण से संबंधित क्या विचार रखे गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत। यहां में से कौन सा स्टूडेंट है मुझे वो स्वीकृत मानक बता सकता है। गुड क्वेश्चन सर, गुड क्वेश्चन मत करिएगा। कोई है यहां पर जो मुझे वो जो वर्णित, जो उसमें एक्सप्लेन्ड लाइन है यूनाइटेड नेशन में और भारत सरकार के द्वारा एक्सेप्टेड, कि मानव विकास और पोषण के बीच में जो बात कही गई है, आप में से यहां कोई स्टूडेंट जो उसको लिख सकता है यहाँ पे क्लास में। और वो नहीं लिखोगे तो फिर सब बकवास है। हाँ सर, मानव के विकास, बुद्धि, वो गांव में अपने कहानी सुनाओ। यूपीएससी में 150 वर्ड नीचे दिखा, आंसर इन 150 वर्ड।
और कभी कभी लिखना तो 150 वर्ड का मतलब होता है केवल 15 लाइनें। तो अगर नहीं लिख सकते तो बात खत्म हो जाएगी, राइट। चलिए, ब्रिक्स वाला मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, भारत के राज्यपाल वाला डिस्कस कर लिया था। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। ब्रिक्स का हो गया, सागर का इंपदा वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाइए, व्हाट इज मेंट बाय द जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ था। इन द कंटेक्स्ट डिस्कस द वर्डिक्ट्स ऑफ द एपेक्स कोड अलाउइंग पैसिव यूथेनेशिया एंड लिविंग विल। अभी आपने देखा जो है गाजियाबाद का केस था, और मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं कहां से क्वेश्चन आया है। तो उसमें जब आप यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की बात हो रही है, तो इच्छा मृत्यु दो तरह से होती है, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया। तो इस पर बड़ी चर्चा चली। गाजियाबाद का वो लड़का था जिसके माता पिता ने याचिका दायर की थी कि भाई इसको जहर का इंजेक्शन देके, उसका जीवन बिल्कुल किसी लायक नहीं था। याद आ रहा होगा आप लोगों को। मैं आपको एक एक क्वेश्चन का रेफरेंस दे रहा हूं मित्रों, एक एक क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा, और कह दो कि सर आपको अभी तक इंटरनेट पे ये कहीं नहीं मिलेगा, बता दूंगा इस दिन ये एग्जाम में आया, इस दिन ये न्यूज़पेपर में छपा था। तो वो गाजियाबाद का केस था, ठीक है। वहां पे तो वहां पर डिबेट आई थी। तो वहां पर जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में हम जीवन जीने के अधिकार की बात करते हैं, तो मृत्यु के अधिकार की भी बात आई कि जो व्यक्ति अब जीवित रहने के उसके सारे विकल्प खत्म हो गए। तो वहां से दो बातें डिबेट निकल कर आई, पैसिव यूथेनेशिया और एक्टिव यूथेनेशिया। तो भारत में एक्टिव यूथेनेशिया एक्सेप्टेड नहीं है। भारत में पैसिव यूथेनेशिया जो है, जो है अग्रिम चिकित्सा निर्देश द्वारा जो इच्छा मृत्यु है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, भारत में उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। तो यहां पर सरकार मान्यता नहीं दे रही है, यहां पर कौन मान्यता दे रहा है, यहां पर जो है कोर्ट मान्यता दे रही है, उच्चतम न्यायालय। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये जुडिशियल लेजिस्लेशन क्या है। विधायिका की लेजिस्लेशन की शक्ति तो हमारे संसद और हमारे विधानसभा में, यस या नो, लेकिन कुछ नियम एक्सक्लूसिव केवल जुडिशरी कर रही है। तो कह रहा है ये जो हो रहा है कि सीधे कोर्ट तक तुम जा रहे हो किसी बात के लिए, rather than you bypassing the पार्लियामेंट, जहां पर चुने हुए लोग आ रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आ रहे हैं। तो यहां पर वो डिबेट आई थी इंडियन एक्सप्रेस में, और वहां पर एक पैराग्राफ था, ये एग्जैक्टली यही उठा के क्वेश्चन डाल दिया। मैं तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि कोई मेहनत ही नहीं। स्टूडेंट अगर अपने 50% टाइम को इस मतलब इस पे डाल दे, डायनामोस्टैटिक्स पे, यार उसके लिए बने बनाए मटेरियल। अब फिर कह रहा है इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस द वर्डिक्ट ऑफ द एपेक्स कोड अलाउइंग पैसिव यूथेनेशिया एंड द लिविंग विल। विल व्यक्ति हमारे यहाँ क्या होता है, मरने के बाद होता है कि भाई ये हम लिख रहे हैं लिविंग विल और इसके मेरी ये इच्छा है, इसके हिसाब से कोई और निर्णय ले रहा है। आपको रेफरेंस बता दिया इस क्वेश्चन का, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। याद आ गया आपको आश्चर्य हो रहा होगा, यार कोई अगर ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ लेता तो उसके लिए पेपर कुछ बड़ी बात थी नहीं, बने बनाए क्वेश्चन थे। और अगर आप जाके देख लो, आपको किसी बुक में इसका आंसर नहीं मिलने वाला, किसी बुक में आंसर नहीं मिलेगा इसका। मिलेगा, रेफरेंस देके आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क बीन सक्सेसफुल इन एकोमोडेटिंग रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। अब ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 को जोड़ लिया इसमें। हाउ फार हैज द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क बीन सक्सेसफुल accommodating regional and cultural diversities, highlight the role of asymmetric federalism and suggest a measure to make dispute resolution mechanism more effective। अब बेसिकली क्या है ये कॉन्सेप्ट, हमारा जो कल्चरल डाइवर्सिटी का, रीजनल डाइवर्सिटी का है, अनेकता में एकता का है, वो जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी का पार्ट है, और जो फेडरलिज्म का पार्ट है वो पेपर 2 का पार्ट है। अब यूपीएससी वालों ने 250 शब्दों में लिखने के लिए 15 मार्क्स में क्या खूबसूरत क्वेश्चन बनाया है। कह रहा है भारतीय संघीय ढांचा कहां तक, भारत का जो संघ है जो क्वासी फेडरल है, कहां तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है, कहां तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे क्यों हुआ, तो मैं आपको बता देता हूं, इसका रेफरेंस दे देता हूं। अभी ये कल भी हुआ दोबारा, पहले तमिलनाडु में और दिल्ली में हुआ। तो नई एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी, अब देखना किसको किसको याद है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें तीन भाषा का फॉर्मूला था, राइट। और उसमें
जो है वो तमिलनाडु ने वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और दक्षिण के कई राज्यों ने उस एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो है वो केंद्र जो है वो हिंदी को द्रविडियन राज्यों पे थोपने की कोशिश कर रहा है, तमिल राज्य पे थोपने की कोशिश कर रहा है। और अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले दिल्ली में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया था, विवाद बढ़ा है, कल वो बिल वापस ले लिया गया। किसको किसको याद आ रहा है, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। तमिलनाडु ने सबसे पहले इस पे आवाज उठाई थी, फिर दक्षिण भारत के और राज्यों ने आवाज उठाई, केरल ने आवाज उठाई, और ये लगातार चल रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषा फॉर्मूले का सबसे बड़ा विरोध हो रहा है। यस सर जी, देखा था न्यूज में। तो कह रहा है कि जो भारत का संघीय ढांचा, इसमें केंद्र और राज्य दोनों रहेंगे, उसको केंद्र राज्य संबंधों पे नहीं बात कर रहा है, पॉलिटी का कोर क्वेश्चन लिया ही नहीं। इतना खूबसूरत पेपर बनाया है, इतना खूबसूरत पेपर बनाया है कि इसमें जिसके पास एक सोच और समझ हो, जो यूपीएससी को जीता है ना, वो इस पेपर को लिख पाएगा, वो इस पेपर को लिख पाएगा। क्योंकि जिसका भी ये पेपर है, जिसको ये फोटो कॉपी आई है, देखो 2-4 पे भी बेचारा निशान लगा पाया है, पेपर पे निशान नहीं लगा, बैठा रहा होगा वो फ्री हो सकता है निकल गया हो, मेज में बैठा, देखो उसका पूरा पेपर ही कोरा कोरा है, कुछ ही जगह देखो उसने बेचारे निशान लगाया, देख रहे हो उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे। तो ऐसे आप भी सन्नाटे में बैठोगे। इसका क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि जो ऐसा तो नहीं केंद्र अपनी शक्तियों को ओवर एक्सरसाइज कर रहा है, और जो राज्य हैं उनकी सांस्कृतिक विविधताएं, क्षेत्रीय विविधताएं, उनके ऊपर जो है क्या वो समायोजित इनको एक साथ ले जाने में सफल रहा है। और फिर कह रहा है क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर दिया इसने। मैंने कहा ना इस पेपर की खास बात है, सिंगल क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं रहा है, सब में 2 या 3 क्वेश्चन मिक्स किए हैं इसने। फिर कह रहा है असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। असमान संघवाद, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, अब ये तुम्हारे लिए एकदम नया शब्द होगा कि असमान संघवाद क्या है। संघवाद सुना था, क्वासी फेडरलिज्म सुना था, अर्ध संघवाद, ये असमान संघवाद। कोई है, कोई यहां बता सकता है इस पर, कोई 4 लाइनें लिख सकता है असमान संघवाद पे? कैन यू डिफाइन मी द एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म? आपके लक्ष्मीकांत में फेडरलिज्म और क्वासी फेडरलिज्म सिर्फ 2 शब्द हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट द एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म? यस या नो? नो नो सर। और तुमसे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, हाईलाइट द रोल ऑफ एसिमेट्रिकल। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं बता पाओगे यार। लक्ष्मीकांत में क्वासी फेडरलिज्म और फेडरलिज्म में डिफाइन है, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो कह रहा है अब इसके बाद क्या करा, क्वेश्चन फंस गया, क्वेश्चन फंस गया आपका। अगर आपको एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म नहीं है तो आप लिख ही नहीं पाओगे। फिर कह रहा है सजेस्ट मेजर टू मेक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मोर इफेक्टिव, कि अगर कोई विवाद हो जाए तो कैसे इस संघवाद को बनाए रखते हुए भी हम विवाद को निपटा सकते हैं। अभी कई दिनों से आप लोगों को कावेरी विवाद पढ़ा रहा था मैं, कावेरी जल विवाद, केन बेतवा जल विवाद। तो कह रहा कोई अगर दिक्कत हो जाए, मान लो भाषा को लेकर, किसी भी कानून को लेकर, अब जैसे अभी उस पर आप देख लीजिए जो डीलिमिटेशन, आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं, डीलिमिटेशन, यहां से दूसरा एग्जांपल, इसमें जो सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट आपको मैंने बता दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म है ये क्यों आया, ये आया है डीलिमिटेशन से। तो जब डीलिमिटेशन की बात आई, नया हमारी संसद बनी, अब मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूं किस समय ये क्वेश्चन आया। तो उसमें क्या हुआ कि अब सीटों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। तो हुआ ये था, ये विवाद क्यों आया, तो दक्षिण के राज्यों ने कहा कि हमने जब जनसंख्या नीति अपनाने की बात की थी और टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेशियो 2.1 रखने की बात की थी, मैंने पढ़ाया क्लास में, कोई मेरा पुराना एसडब्ल्यूसी का स्टूडेंट होगा तो याद आ जाएगा उसको। तो हमने जनसंख्या पे बहुत अच्छा काबू पा लिया, और जो नया फॉर्मूला है उसमें तो जिन राज्यों ने जनसंख्या बढ़ाई, जो भारत के लिए मुसीबत बने, उनको ज्यादा आप जो है प्रतिनिधित्व दे रहे हो। तो ये उन्होंने कहा कि हमें अच्छा काम करने की सजा मिल रही है, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। क्यों? क्योंकि वहां सिमेट्री नहीं है, जिसकी ज्यादा भीड़ है, जिसकी ज्यादा उसको लाभ, जिसको जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए था उसको सजा मिलनी चाहिए थी नहीं कर पाने पे, उसको जो है पुरस्कार मिल रहा है। तो वहां पर डिस्प्यूट हो गया, उन्होंने कहा कि हम डिलिमिटेशन कानूनों को, तमिलनाडु ने आवाज उठाई, हम नहीं मानेंगे। आगे चलकर दक्षिण के और राज्य आ गए, ये तो बहुत गलत बात हो गई है। तो कह रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या उनकी आवाज सुनी जाएगी, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है? भाई साहब इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, मुझे बता दो कौन लक्ष्मीकांत पढ़ के इसका एक लाइन भी लिख पाएगा, आप लोग बता दो मेरे को।
दीपिका लिख रही है आपने पढ़ाया था, बिल्कुल डिस्कस किया था, आपको रेफरेंस दे दिए इसमें। एस डब्ल्यू जो क्या नाम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन आया है डायरेक्टली, और दूसरा केस जो डिलिमिटेशन का हुआ था, इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन इनका बेस पूछ रहा है। अच्छा देखो, इस ना तो इसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम लिया, ना इसने डिलिमिटेशन का नाम लिया, इसने उस पूरी बात के पीछे जो भाव है, जिसे मैं बीटीएल कहता हूं, बिटवीन द लाइन, उसने वो पूछा है कि आखिर ये लड़ाई है क्या, इसके बारे में बात करो। और उसने कहा कि एक स्टूडेंट ना, किसके हक में फैसला आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता। उसने कहा कि आप बेसिकली एक ब्यूरोक्रेट है, आप माइंडसेट सोचिए, जिसने पेपर बनाया है, लिटरली बहुत खूबसूरत पेपर बनाया, बहुत प्यारा पेपर बनाया, ही इज सच अ जीनियस। उसने कहा एक यूपीएससी एस्पिरेंट और एक किनारे चाय पीता हुआ एस्पिरेंट बीच में अंतर होता है। ये यार हमारे राज्य में ऐसा हो गया, हमारे राज्य में वैसा, उसको बात नहीं करनी। वो बोल रहा है किसका अलाइनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात, भाई मान लो ऑल इंडिया सर्विस में आप यूपी के रहने वाले हो, आपको तमिलनाडु कैडर, अभी आपने देखा जो मेरठ के एसएसपी आए हुए हैं नए, जो अभी आए, वो तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से। वो देखो आपने कुर्ता धोती पहन के ऑफिस आए, आपने न्यूज में देखा होगा अभी जो उनकी आज ज्वाइनिंग हुई है। तो आप ये देखिए, आपको, आप जब तक उस कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म को नहीं समझोगे, उसके चैलेंजेस को नहीं समझोगे, कैसे काम चलेगा। तो हर समय आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा धर्म क्या है, मैं किस क्षेत्र से हूं, मेरा ओरिएंटेशन क्या है, मैं महिला हूं पुरुष हूं, नहीं भाई, आपका पूरा फोकस होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेजरमेंट्स क्या है। ये मैसेज आपको ये पेपर दे रहा है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में, आपको हमेशा सोचना है कि मुझे अगर फील्ड में काम करना पड़े, आप मान लीजिए यूपी से हैं, तमिलनाडु कैडर आपको मिल जाता है, और वहां पर केंद्र सरकार की इस पॉलिसी को आपको इंप्लीमेंट कराना है, और आपके ऊपर आरोप लग जा रहे हैं तो हिंदी भाषी वाला इसीलिए केंद्र की बात इंप्लीमेंट कर रहा है, फिर आपके साथ क्या होगा। तो आप वहां पे बैठ के जो आपको रिपोर्ट भेजनी है, वो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होगा आपका, वो कह रहा है कि फील द पॉइंट, कि आप फील्ड में हो भाई, फील्ड में हो। अभी तक 13 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली बुक से आया हो। यस या नो, चलो 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यस सर। भारत में शक्ति यस पृथक्करण सर। को संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण कीजिए। इस प्रसंग में भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक सत्ता की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना कीजिए। करिए भाई। एग्जामिन हाउ द सेपरेशन ऑफ पावर इज प्रैक्टिस इन इंडिया कंपेयर टू द रिजिड प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर पूर्ण संघवाद है, जहां राज्यों का अपना झंडा है, अपना विधान है। तो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहा है, प्रैक्टिस इन इंडिया कंपेयर टू द रिजिड प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर कह रहा है यानी दोनों को तुलना करना है, अमेरिका के राष्ट्रपति की और भारत के प्रधानमंत्री की। इन दिस कंटेक्स्ट कंपेयर द एक्चुअल अथॉरिटी ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद दैट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। चाहे वो बिलों को पास कराने में, किसी काम को करने में। तो कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की और अमेरिका के राष्ट्रपति की जो वास्तविक अथॉरिटीज हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना है, 250 वर्ड में लिखना है। तो इस सब पे डिबेट आपकी न्यूज़पेपर आपको देता है। अगला आ जाइए, सिलेबस में आपके प्रेशर ग्रुप्स हैं। अब मुझे बताना कि ये किस न्यूज से उठाया गया है। देखिए कौन होशियार बच्चा है यहाँ पे। टू व्हाट एक्सटेंट डू प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स एंड कॉर्पोरेट लॉबीज deepen pluralistic democracy in India by representing excluded interest? Analyze whether the growing governance or corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democratic institutions. कह रहा दबाव समूह, सामाजिक आंदोलन एवं कॉर्पोरेट लॉबी। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है। सामाजिक आंदोलन, जो भी आंदोलन हो सकते हैं, और कॉर्पोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं। कॉर्पोरेट संपदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, जैसे बड़े बड़े फर्म्स हैं, अडानी अंबानी का पूरे साल भर चर्चा होता रहा। और पॉलिटिक्स जो फंडिंग कर रही है, निकल कर आया था ना जब इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हुआ था,
कि कॉर्पोरेट को फंडिंग, कॉर्पोरेट सबसे ज्यादा फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट संपदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न हो रहा है? विश्लेषण करने को कह रहा है, विश्लेषण करने को कह रहा है। Whether the growing convergence of corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democratic। अब आप हाँ भी नहीं कह सकते, आपको बैल, बहुत कठिन क्वेश्चन है ये, बहुत कठिन क्वेश्चन है। अब आप में से सबसे पहले सबको ये समझना पड़ेगा प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी क्या होती है। तो जब मैं इंडियन सोसाइटी पढ़ा तो प्लूरिज्म के बारे में पढ़ाया था, जहां पर बहुलतावाद संविधान के द्वारा संरक्षित होता है, यही पढ़ाया था आप लोगों को। डेमोक्रेसी जिसमें विरोध के लिए स्पेस होता है, ये भी पढ़ाया था आपको। तो टू व्हाट एक्सटेंट डू प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट्स एंड कॉर्पोरेट लॉबीज डीपेंड प्लूरिस्टिक डेमोक्रेसी इन इंडिया बाय रिप्रेजेंटिंग एक्सक्लूडेड इंटरेस्ट। तो क्या इस तरह के माध्यम से लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो रही हैं? आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन सेकेंड पार्ट तो बहुत बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर आप आवाजों को सुनोगे तो आप तुरंत बोलोगे हाँ ऐसा है, लेकिन आपको इस बात को कहने के लिए प्रमाण देने होगा। प्रमाण देने के लिए आपको जो न्यूज़पेपर में चल रहा है उसके बारे में आपको बात करनी होगी, और बहुत संभाल के आंसर लिखना होगा। आप सरकार पे डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकते यहाँ पे, समझे? अगर आप एक तरफा हो गए, अगर आप मान लीजिए बीजेपी से चिढ़ रहे हैं तो आप हाँ हाँ ऐसा ही है, अरे भाई बच के रहना, यहाँ पे आंसर राइटिंग स्किल काम आएगी। आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखना होगा। राइट। तो एसडब्ल्यूसी में जो लोग एसडब्ल्यूसी में जुड़े हुए हैं या मेरे मेंटरशिप में जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके मैं ये करंट अफेयर्स का मॉड्यूल बढ़ा दूं। समझ में तो आ ही गया होगा, 15 क्वेश्चन में आपको बहुत हवा लग गई होगी। इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं डायरेक्टली जो आप किसी बुक से उठा के लिख सको। डायरेक्टली किसी बुक से नहीं ले सकते सर इसमें। क्या कह रहे हो? डायरेक्टली बुक से नहीं ले सकते सर, एक ही क्वेश्चन है। जो पूरे साल 2 साल न्यूज़पेपर को करंट अफेयर्स की तरह नहीं, डायनामो स्टैटिक की तरह पढ़ेगा, जब भी कोई वर्ड पढ़े तो उसको उठाएगा और वो बेयर एक्ट से, लक्ष्मीकांत से पढ़ेगा, वही काम कर पाएगा। उसके लिए पेपर बहुत आसान, हलवा है, वो जाके छाप के चला आएगा। तो ये अब आपको देखना है क्या करना है। मैं धीरे 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 ये वाले मॉड्यूल को बढ़ाता जाऊंगा, अलग अलग न्यूज़पेपर उठा लूंगा किसी दिन, द मिंट का और इंडियन एक्सप्रेस का, जहां मुझे जो अच्छा मिलेगा, सिर्फ हिंदू ही नहीं, वो मुझे पढ़ाना है। और आप भी कोशिश करिए धीरे धीरे जल्दी जल्दी अपने कोर्सेज को खत्म करिए, बुक्स को, कन्वेंशन, उसमें फंसे मत रहिए। और ये वाली बकैती तो बिल्कुल मत करिए, एनसीईआरटी पढ़ लिया तो हो जाएगा क्या सिलेक्शन? इस 15 में से एक क्वेश्चन करके दिखा दो, एक क्वेश्चन करके दिखा दो मुझे। यस तुम्हें सर। थोड़ा नहीं थोड़ा सुनाई में पड़ा होगा, हाँ ये कर लेंगे, जब लिखने बैठोगे पेन ही नहीं चलेगा। 3-4 चीजें याद रखना अपने टोटल पढ़ाई में। डायनामो स्टैटिक को बढ़ावा दो, एसडब्ल्यूसी को। और देखो न्यूज़पेपर में तुमने एक चीज तो देख ली होगी, जिस न्यूज़पेपर को मैं 45 मिनट में पढ़ा रहा हूँ ना, उस न्यूज़पेपर को पढ़ने में तुम्हें शायद 2-2 घंटे लग जाए, और उसके बाद यस भी उसको सर। कैसे पढ़ना नहीं पता होगा। आपने देखो आपके सामने पूरी पूरी न्यूज, पूरा पूरा पेज काट देता हूं मैं, जी सर। किसी काम का नहीं है। यही वो स्किल, अब आप अंदाजा लगाओ कि मेंटरशिप क्यों जरूरी हो जाती है। जिस न्यूज़पेपर को तुम 2 घंटे मगअप कर रहे हो और उसके बाद भी तुम उसमें बैठ के डाटा लिख रहे हो, क्वेश्चन नहीं एनालाइज कर पा रहे हो, और उसी चीज को टीचर आधे घंटे 45 मिनट में पढ़ा दे रहा है, बता दे रहा है कि बाकी सब फालतू, इतना ही फोकस करना है इस पे, ये क्वेश्चन आ रहा है, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगर हर दिन आप 2 से 2.5 घंटा सेव करो तो एक साल में कितने घंटे आप बचा रहे हो? 750 घंटे। 750 घंटे बहुत बड़ा एक इमेज हो, बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ एक छोटी सी बात पे कह रहा हूं, 750 घंटे में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो ना, तो आप प्रो लेवल पे पहुंच जाओगे, आप श्रुति शर्मा के स्तर पे पहुंच जाओगे। यस सर। राइट। तो जी सर। ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है, इसका कोई जादू नहीं होता कि कोई गोली मिल जाए टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो एक्ट हम कर रहे हैं उसको शॉर्टर कैसे किया जाता है। तो जो मेंटरशिप होती है, कोचिंग होती है, यही काम होती है। अगर आप उसको, उसके लिए आप फीस दे रहे हो तो उसका मतलब है आपको टाइम खरीदना है। देयर इज ओनली वन थिंग, वन यू कैन परचेज इट, दैट इज अ टाइम। आज से 10 साल बाद वो चीजें सीख जाओगे, तब तक तो आपके अटेम्प्ट खत्म हो चुके होंगे, आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे निकलना है। वो जो काम 1 घंटे में कर रहा है, मुझे 45 मिनट में करना है, मेरे हर दिन 15 मिनट बचाने हैं।
दैट इज कॉल्ड कंपटीशन, दैट इज कॉल्ड कंपटीशन। अब कोई लिख रहा है मंथली मैगजीन, तुम्हें लग रहा है मंथली मैगजीन पढ़ के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? बच्चों के अंदर भरा पड़ा है वो सब, इजी कोई दे दे, मंथली मैगजीन दे दे, वन लाइनर दे दे, क्या क्वेश्चन कर पाओगे इसमें? तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पर है, कितने क्वेश्चन इसमें? हाथ नहीं चला पाओगे यार। यहां तो भी कमरों में आराम से एसी पंखा लगा के बैठे होगे। जब वहां एग्जाम में बैठोगे ना, 3 घंटे सुबह का पेपर, जीएस पेपर लिखने के बाद, जब वो ब्रेक के बाद ये 3 घंटे का पेपर दे रहे हो ना, हाथ ऐसे कांपते हैं, ऐसे कांपते हैं। 6 घंटे हो चुके होते हैं लिखते लिखते। पीठ दर्द के मारे वो छोटी सी मेज पे ना अकड़ जाती है। ये जो कूल्हे से लेकर कमर तक, गर्दन तक ना दर्द। ये सेकंड सेकंड हाफ में ये पेपर हुआ था। तो जो तुम लोग रिलैक्स होकर जो है वो तकिया वकिया लगा के चाय वाय की चुस्की लेते हुए जो यहाँ बातें कर रहे हो ना, 3 घंटे के बाद, जब अगले ब्रेक के बाद जब 3 घंटे बैठना पड़ता है, तब तक 6 घंटे बीत चुके होते हैं। हाथ पैर कंधे काम नहीं कर रहे होते हैं। तो जब वहां बैठोगे तब पता चलेगा। क्लियर? तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। एसडब्ल्यूसी के लिए टाइम बढ़ाओ अपना, मतलब डायनेमो स्टैटिक के लिए टाइम बढ़ाओ, इस पे फोकस कर दो। तुम्हारे सामने पेपर तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। अभी जब जीएस पेपर 3 आएगा तब देखना और मजा आएगा। वो तो करंट अफेयर्स के बाहर जाता ही नहीं है, उसी अखबार के अंदर घुसा रहता है। कुरुक्षेत्र, योजना और न्यूज़पेपर, तो 3 में ही घूमता रहता है। ठीक है? तो जुटे रहेंगे, क्लास करते रहेंगे, मस्त होके क्लास करिए। जो Yes, लोग अभी sir. तक मेंटरशिप को नहीं समझ पाए हैं, मेरे ख्याल से अब उनकी बुद्धि में आ चुका होगा, समझ चुके होंगे, तो जुटे रहो। बाकी तो जो लोग मेंटरशिप में हैं वो करेंगे, और कई लोगों का मेंटरशिप में वैलिडिटी खत्म होने वाली है। तो अगर इस मेरे सिस्टम में जाना चाहते हो तो इसके लिए हम बैठ के बात कर लेंगे कि उस वैलिडिटी को कैसे हम रिन्यू कर सकते हैं, कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। क्योंकि चलो वो तो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशन है, तो मैं भी ये चाहूंगा ना कि जो बच्चे मेरे साथ हैं, अभी तक मैंने उनको एक बेस दिया है, वो अब उनको जो है रॉकेट उड़ने की बारी आई तो साथ छूटे नहीं। मैं भी अब ज्यादा इक्विप्ड हो चुका हूँ, ज्यादा मेरे पास फ्रीडम आ चुकी है पढ़ाने की, तो कभी भी मैं कर सकता हूँ। अब मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, चलते फिरते कहीं पर भी फटाफट अपना सारा काम किया, कंटेंट दिया, बात खत्म, पैसा हजम, डन है। तो यही हम करते रहेंगे। तो आप लोग भी मूड बनाइए, आपस में Yes, डिस्कशन sir. करिए, Thank मेंटरशिप की you, वैल्यू sir. समझिए, आंसर राइटिंग की वैल्यू समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी अभी तक मैंने किया उसको एनालाइज करिए कि अगर यही चीज हम कर रहे होते तो हमें कितना टाइम लगता, तो उस टाइम की वैल्यू निकालिए। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, Good night, sir. Thank you गुड so नाइट, much. सर थैंक एक यू। डाउट था। हाँ पूछें, पूछिए। सर ये दक्षिणी भारत के राज्य हैं, तो इन्होंने ना इंग्लिश को तो मतलब अपना रखा है, लेकिन हिंदी को मतलब क्यों नहीं अपनाना चाहते ये? क्यों भाई? उनकी अपनी कल्चर है, यही तो बात हो रही। बहुलतावादी समाज है ना हम लोग। हिंदी आपकी भाषा हो सकती है, आप तमिल क्यों नहीं अपना, अपने घर में आप तमिल क्यों नहीं बोलती हैं? तो इसका मतलब आप मानती कि हिंदी सर्वश्रेष्ठ है। सर क्षेत्रीय अगर भाषा तो अलग अलग होती है, जैसे मतलब राजस्थान की मैं हूँ, तो राजस्थान में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन पूरे एक इसमें मतलब उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं ना अपन, तो वो वैसे पूछे। अगर मैं कहूं कि तमिल जो है वो बहुत प्राचीन भाषा है, तो मैं हिंदी क्यों अपनाऊं? आप तमिल क्यों नहीं अपना रही हैं? आप तमिल क्यों नहीं बोलती घर में? तो आप उनको अपनी भाषा अपनाने, यही तो बहुलतावाद है। आप भारत का मूल तत्व तो नहीं समझ Yes, पा रही sir. हैं। जो जिसकी भाषा उसको समझने दो, उसको रहने दो, Yes, sir. वो Right. उनके कम्युनिकेशन का माध्यम। और वो कहे कि सबसे प्राचीन भाषा तमिलियन है, तब बोले अभी तो हिंदी बहुत बाद में है, हिंदी तो अपभ्रंश भाषा है, हिंदी भारत की मूल भाषा नहीं है, फिर क्या जवाब दोगी? बोले आप संस्कृत बोलो, संस्कृत भारत की मूल भाषा, संस्कृत क्यों नहीं बोलती हो तुम? हिंदी तो अपभ्रंश है ना। हिंदी में उर्दू के भी शब्द है, संस्कृत Yes, के भी sir. शब्द हैं। हिंदी तो उधार की एक तरह से बाद में बात है, तो बहुत बाद की लैंग्वेज आई है। आपका मूल भाषा तो संस्कृत है, तो अगर वो आपसे बोले तो अब सर जी एक क्वेश्चन था। तो सर सर जी इसमें आप फिर ये क्वेश्चन है कि फिर उन्होंने इंग्लिश को क्यों अपना लिया, अंग्रेजी को मतलब। अरे भाई पूरे भारत, पहली बात तो देखो, सबसे पहली प्रेसिडेंसी कहाँ बनी थी? मद्रास में। तो जब वहां पे कॉलोनियल रूल आया तो उन्होंने उसको प्रेशराइज किया ना। सबसे पहली प्रेसिडेंसी वहीं पे तो थी, दक्षिण भारत में तो आया सबसे पहले, तो वहां पर उसको रखा। दूसरा, भाई अगर मान लीजिए आपके सामने एक साउथ इंडियन खड़ा है और आप खड़े हैं, आप हिंदी में बोल रहे हो, वो तमिल में बोल रहे हैं ना, आप उसको समझ पा रहे हैं ना आप उसको समझ पा रहे हैं, फिर क्या करोगे?
तो आजादी के बाद दो विकल्प थे, कोई एक सार्वभौमिक भाषा होनी चाहिए थी ना भारत की। अब तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम, ये जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम, उसने इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ा, और वो अपनी यही आंसर राइटिंग में खत्म हो जाओगे। तुम अपनी चीजों को लेकर बहुत फोकस्ड हो कि मैं, मेरा, मेरी भाषा, मेरी चीज। आंसर राइटिंग में जिस दिन ये बात आ गई उस दिन तुम खत्म हो, तुम्हें मार्क्स देगा ही नहीं, खत्म कर देगा करियर तुम्हारा। इसको सोचो, इसको रोको। तो अब बताओ, तुम हिंदी में बोल रही हो कि सर जी ये बताओ, और वो इल्ले इल्ले कर रहा है, फिर क्या करोगी? तो तुम दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज होनी चाहिए ना। तो दो तरीके थे आजादी के बाद, या तो हम संस्कृत को अपनाते या तो हम इंग्लिश को अपनाते। तो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लोग थे वो अंग्रेजी में पढ़ लिख कर आए थे, लंदन वंदन से पढ़कर आए थे, तो उन्होंने इंग्लिश को प्रोग्रेसिव मान लिया कि वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे, संस्कृत को किनारे कर दिया। अभी मैं तुमसे कहूं बेटा कि अगर तुम्हें 4 राज्यों में बात करना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सीखनी है, सीखोगी तुम? और अगर तुम नहीं बात करोगी तो उन साहित्य भारत के बारे में है, तो भारत की भूमि ना, तो कैसे जानोगी? और जानोगी नहीं तो फिर अपनी आइडेंटिटी, राजस्थानी सबसे बढ़िया होते हैं, दाल बाटी चूरमा सबसे अच्छा होता है, फिर इडली सांभर तो गया भाड़ में। तो भारत की अभी जो ऊपर यहाँ पर बहुलतावाद की बात हो रही थी, यहाँ पे लिखा है वो क्वेश्चन, इसको तो तुमने ऐसी तैसी कर दी। जो यहाँ पर ये फेडरलिज्म लिखा हुआ था, इसकी तुमने ऐसी तैसी कर दी। तो आप इसीलिए इंडियन सोसाइटी में सबसे पहले डाइवर्सिटी और भारतीय समाज पढ़ाया जाता है। तो भाषा क्या एक पुल है, ठीक है? चलो, थोड़े से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे सीख जाओगे। थैंक यू सर। तो मेंटरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मेंटरशिप में जो लोग बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहे आगे, ठीक है? और जिनका एक्सपायरी डेट आ रहा है वो लोग सोचें कि उनकी क्लासेस तो चलती रहेंगी, लेकिन मेरे साथ अगर पर्सनल इस सेशन में जाना है तो फिर वो अपना उसके बारे में सोचे, हम लोग बैठ के बात करेंगे, ठीक है? जिनका 1 साल हो गया, कंप्लीट हो गया। यस ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। क्या हुआ, कोई क्वेश्चन? सर जी, मैं बोल रही हूँ स्नेहा। मेरा क्वेश्चन था, आपने 150 वर्ड्स में बताया 15 लाइन लिखनी है, तो 250 वर्ड्स में कितनी लाइन लिखनी होगी? ये कौन सा मैथमेटिक्स हुआ? अगर ये तो एवरेज है कि आदमी 1 लाइन में 10 वर्ड लिखता है, तो 25 लाइनें हो गई, खत्म हो गई बात। ये क्या? सर जी नहीं, मैंने है ना क्वेश्चन आंसर राइटिंग की थी, तो मेरे आंसर राइटिंग में वर्ड्स ज्यादा हो और कोई जाते हैं। जरूरी थोड़े ना है कि आप 1 लाइन में 10 ही वर्ड लिखो, कोई 8 भी लिखता है, कोई 12 भी बहुत छोटा छोटा लिखता है। जब आप देखो, एक छोटी सी बात समझना, जब आप, मैं एक छोटी सी बात यहाँ आप दोनों लोगों से कहूंगा जो और भी क्वेश्चन पूछें। आईएएस के एग्जाम में पढ़ाई करने से पहले एटीट्यूड होना चाहिए। वो जिस दिन आप ये धारण कर लेते हो ना कि मुझे यूपीएससी करना है, उस दिन पहली जिम्मेदारी आपकी हो जाती है कि ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। एवरी टाइम फील लाइक आई एम आईएएस ऑफिसर, एवरी टाइम यू फील लाइक एन आईएएस ऑफिसर। यस सर। अगर ये चीज आपके अंदर नहीं आई, कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। द फर्स्ट डिजायर क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, मुझे कहाँ क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या बौद्धिकता, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। बहुत हुआ 400-500 की भीड़ में बैठकर सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर सुनना। यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसे नहीं हो। यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपकी पर्सनालिटी, आपकी एकेडमिक्स, आपकी हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, इन सभी पर बहुत पर्सनल ध्यान देना पड़ता है। यानी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही आपका सक्सेस का आधार नहीं हो सकती। इसके लिए आपको एक पर्सनल ट्रेनिंग और एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए। सुपर मेंटरशिप के 1 साल पूरे होने पर 80,000 का मेंटरशिप बैच आपके लिए मात्र 40,000 रुपए में, वो भी पहले 50 स्टूडेंट के लिए मात्र 5,000 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट पे। इससे अच्छा मौका नहीं आएगा दोस्तों। पर्सनल मेरे साथ जुड़कर 50 बच्चों के साथ बैठकर ट्रेनिंग किसे कहते हैं और ये कोचिंग से कैसे अलग होता है, इस बात को आप मेरे साथ समझ सकते हैं।